वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के जो प्रश्न होते हैं उनके आंसर को आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि कैसे लिखना होता है। पूरा डिटेल में हम लोग आज की वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। विभिन्न चैप्टर से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में, उनको एक प्रकार से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार वो क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनके आंसर को आपको क्या लिखना होता है या आंसर में क्या लिखना है, बना के आंसर आप कैसे लिख सकते हैं। चूंकि आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता है, थोड़ी सी पॉइंट पता है किसी भी विषय पर, और उस विषय को लेकर के 500 शब्दों में आपको लिखने के लिए बोल दिया गया, 200 शब्दों में, 150 शब्दों में, 50 शब्दों में, तो आपको कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप आगे बढ़े। कॉन्सेप्ट माने होता है अवधारणा। अवधारणा मतलब कि मीनिंग, डेफिनेशंस और आपकी समझ, किसी मुद्दे का क्या परिभाषा है, किसी मुद्दे का क्या अर्थ है, व्यवहारिक अर्थ, और इसके अलावा साथ साथ उसका किताबी अर्थ, सब कुछ आपको समझते हुए आगे बढ़ना है। और बेसिकली अगर आप किसी भी टॉपिक को अपने भाषा में समझ गए तो उसको आपको बयां करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि किसी भी प्रश्न का उत्तर ना तो पूरा सही होता है और ना ही पूरा गलत होता है। सही होता है, बहुत सही होता है, और एकदम से और ज़्यादा सही होता है। ठीक है, तो यानी कि गलत उत्तर और सही उत्तर ये एमसीक्यूज बेस्ड परीक्षाओं में देखे जाते हैं। अगर आपकी परीक्षा लिखित हो रही है, वैसे तो आपकी कई विश्वविद्यालयों की परीक्षा लिखित होने वाली, जैसे कि अगर मैं बताऊं तो आपके यहाँ पर कई हैं, जैसे कि राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, ठीक है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, या इसी प्रकार से और भी कई विश्वविद्यालय हैं। जैसे कि आप देखें राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, सिलेबस सभी का सेम है। अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव भी मैंने बना दिया है। मां शाकुंभरी का ऑब्जेक्टिव होगा तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव बना दिया, लिखित होगा तो लिखित भी मैंने बना दिया। ठीक है, एमजेपीआरयू, यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है आपका, एमजेपीआरयू, ठीक है, महाराजा मतलब कि ज्योतिबा फूले, एमजेपीआरयू हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका एमजेपीआरयू के अलावा बीयू झांसी, ठीक है, बीयू झांसी, इन सभी के लिए एक प्रकार से लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए, और बिहार के कई विश्वविद्यालयों में जहाँ पर एक प्रकार से सिलेबस यही है। बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर आप पहुँचते हैं और आपका सब्जेक्ट होता है एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास यानी कि केवल इतिहास। अगर आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में या आपके एडमिट कार्ड में एंशिएंट हिस्ट्री लिखा है तो आपको ये पढ़ना है, और केवल अगर इतिहास लिखा है या मध्यकालीन इतिहास लिखा है तो आपको जो मैं मध्यकालीन इतिहास बनाता हूँ उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया के बारे में, यानी कि उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास आपको पढ़ना है 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक के बारे में। 647 ईस्वी में बेसिकली हर्षवर्धन का साम्राज्य समाप्त हो जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से लेकर के एक उत्तर भारत की जो राजनीतिक सिचुएशन होती है वो कैसी होती है, कौन कौन से राजवंश आते हैं, वो सब आपको पढ़ना है। और 1200 ईस्वी तक आप देखते हैं हिंदू सत्ता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। 1206 ईस्वी में एक वंश की स्थापना होती है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, जिसमें स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश की स्थापना हो जाने के बाद में एक प्रकार से क्या जाता है, जब गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद से जो हिंदू सत्ता है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। और अब भारतीय राजनीति पर मुस्लिम यानी अरब आक्रमणकारी जो थे, एक प्रकार से बेसिकली मोहम्मद बिन कासिम तो इसे 712 ईस्वी में ही सिंध पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, और उस समय सिंध पर शासन कर रहे थे राजा ताहिर। राजा ताहिर को हरा करके मोहम्मद बिन कासिम जो होता है वो जीत जाता है। फिर इसके बाद में आप देखते हैं तमाम प्रकार के और शासक आते हैं, खास करके जो है मोहम्मद बिन कासिम के बाद में आप देखते हैं कि जो है महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी का एक जो होता है, क्या नाम है उसका, मोहम्मद गौरी का दामाद होता है, मतलब मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद या गुलाम होता है इल्तुतमिश। वह एक प्रकार से बेसिकली बहुत बढ़िया तरीके से गुलाम वंश की स्थापना करता, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है उसको। तो यहाँ तक हमको आपको पढ़ना है, यानी कि मुस्लिम आक्रांता जो एक प्रकार से भारत में आ गए, भारत में हिंदू सत्ता समाप्त हो जाती है, यहीं तक आपको पढ़ना है बीए के थर्ड सेमेस्टर में एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो सिलेबस आया था उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ।
तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इन विश्वविद्यालयों से हैं तो शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए बेस्ट चैनल है। बीए के क्षेत्र में शुक्ला स्टडी पॉइंट ने बहुत बड़ी महारत हासिल की है और आपको एक प्रकार से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करवाने का प्रयास शुक्ला स्टडी पॉइंट से हमेशा करता आ रहा है। परीक्षा के अंतिम दिनों में कैप्सूल की भांति आप लोग इसको लेते हैं और जा करके भैया अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त कर पाते हैं। अगर ये बात सही है तो आप कमेंट करके बताओ कि हाँ गुरुदेव बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब आइए हम आपको एक प्रकार से अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को समझाने का प्रयास करते हैं। उसी श्रृंखला में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका महोदय। देखिए पहला प्रश्न, वेद कितने हैं, उनके नाम लिखें। अच्छा, वेद क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि वेद इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं, मैंने बताया प्रथम सेमेस्टर में भी, सेकंड सेमेस्टर में भी। वेद इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वैदिक समाज का जो मतलब कि जो वैदिक या जो वेद हैं, वेदों के जो ग्रंथ हैं, वेदांग हैं, ठीक है, आरण्यक हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इन सभी से एक प्रकार से प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है। इस वजह से साहित्यिक स्रोत के रूप में वेद हमारे लिए, आरण्यक हमारे लिए और महाकाव्य हमारे लिए जो रामायण महाभारत है, इसके अलावा रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि जी ने की। महाभारत की रचना वेदव्यास जी ने करी। वेदव्यास जी का पूरा नाम क्या था? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो इन सभी से हमको जानकारी मिलती है कि आखिरकार हमारे भारतीय इतिहास में क्या क्या चीज़ें हो रही थी। साहित्यिक स्रोत के रूप में या आध्यात्मिक स्रोत के रूप में ये चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको पढ़ना पड़ता है। वेद कितने हैं, उनके नाम लिखें। देखें वेदों की संख्या 4 है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद में यजुर्वेद, फिर सामवेद और फिर उसके बाद में एक वेद का निर्माण होता है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है सबसे नया वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में मंत्र वगैरह मतलब यज्ञ वगैरह कैसे करवानी सारी बातें लिखी हैं। सामवेद संगीत शास्त्र का जनक है, ठीक है। अथर्ववेद में एक प्रकार से टोना टटका और तमाम प्रकार के जो है क्या नाम है आपके, कोई बीमारी हो गई तो बीमारी के इलाज वगैरह के बारे में चीज़ें बताई गई हैं। वेद त्रयी में 3 वेद शामिल हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं शामिल है चूँकि अथर्ववेद का निर्माण बाद में हुआ है, ठीक है। वेदों को अपौरुषीय कहा जाता है चूँकि वेदों की रचना एक प्रकार से, वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की है बल्कि एक प्रकार से देवताओं के द्वारा की गई है, बोला गया है। अपौरुषीय इसीलिए कहा जाता है इनको। और साथ ही साथ में वेदों को लेखन के एक प्रकार से कई विद्वानों ने, कई ऋषियों ने वेदों को लिखा है, ठीक है। तो वेद एक प्रकार से लिखे नहीं गए, मौखिक परंपरा से चले आए, इसीलिए इनको श्रुति भी कहा जाता है वेदों को। क्योंकि 1 वेद, 2 वेद, 3 वेद इस तरीके से लोग याद कर लेते थे। ये फलाना मतलब कि ऋचा 1 से लेकर के ऋचा 32 तक कोई ऋषि ने याद कर लिया, 32 से लेकर के 100 तक का किसी दूसरे ने याद कर लिया। इस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति के माध्यम से हस्तांतरण हुआ है वेदों का। और उसके बाद में जब लेखन कला का विकास हुआ, लिपियों का विकास हुआ, तब वेदों का लेखन शुरू किया गया, ठीक है। तो वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद सबसे नया वेद है। 3 वेद ये पुराने वेद हैं, ठीक है। उनमें सबसे पुराना ऋग्वेद है। दूसरा प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इनमें 10 मंडल हैं, 1028 सूत्र हैं और 10,528 ऋचाएँ इसमें एक प्रकार से विद्यमान हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे बन सकता है, वेदांग क्या है? वेदांग देखिए, सब अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई, वेद के अंग बनाए गए। वेदांग का मतलब क्या? वेद के अंग। वेदांग 6 होते हैं, 6 वेदांग होते हैं, 4 वेद होते हैं, 6 शास्त्र जिनको आप कहते हैं वही वेदांग है। 18 पुराणों की संख्या है, क्लियर। वर्ण कितने होते हैं? 4 वर्ण होते हैं। आश्रम कितने हैं? 4 आश्रम होते हैं, ठीक है। जिनमें 6 वेदांग कौन कौन से? पहला है शिक्षा, दूसरा है ज्योतिष, तीसरा है कल्प, चौथा व्याकरण, 5वां निरुक्त और छठा आपका है छंद। तो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये 6 वेदांग होते हैं, ओके। अब आगे हम बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करें। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, चौथा नंबर प्रश्न आप देखेंगे। ये प्रश्न आपका लघु उत्तरीय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। अति लघु उत्तरीय में भी ऐसे प्रश्न आपको लिख करके छोड़ देगा। तो अति लघु उत्तरीय या लघु उत्तरीय में आप इतना उत्तर लिख देंगे। अति लघु उत्तरीय होगा थोड़ा छोटा ही लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा, और लघु उत्तरीय में होगा तो थोड़ा एक आध लाइन और बढ़ा देंगे या इतना भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। कारकोटक राजवंश के बारे में बताएं। कारकोटक राजवंश क्या है? देखें, कारकोटक साम्राज्य ने कश्मीर में 7वीं शताब्दी की शुरुआत में अपनी शक्ति स्थापित की। किसने? कारकोटक वंश के लोगों ने। एक प्रकार से इसका जो शुरुआत हुआ है कहाँ से हुआ? कश्मीर के, सबसे पहले यानी कश्मीर के एक प्रकार से कश्मीर में इस राजवंश का उदय हुआ, ठीक है, कारकोटक वंश का। और 7वीं शताब्दी की शुरुआत में, 7वीं शताब्दी मतलब कि 601 ईस्वी से लेकर के 700 ईस्वी का जो समय होता है, इसी को 7वीं शताब्दी कहा जाता है, ठीक है। यह बात अच्छा 8वीं शताब्दी कहता तो क्या होता? 701 से लेकर के 800 ईस्वी का जो समय काल है वह 7वीं शताब्दी, मतलब वह 8वीं शताब्दी है, ये 7वीं शताब्दी है, ठीक है। चले, तो
इसमें एक प्रकार से क्या हुआ, कारकोटक वंश अपनी शक्ति स्थापित की और यह मध्य एशिया के रूप में उभरा। मध्य एशिया के रूप में एक प्रकार से ये एक सत्ता उभरी। दुर्लभवर्धन जो था, दुर्लभवर्धन एक राजा है, एक शासक है, ये कारकोट वंश का संस्थापक था। तो सबसे पहला प्रश्न ये भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि भाई कारकोटक वंश का संस्थापक कौन था। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता कारकोटक वंश का संस्थापक कौन था, तो आप बताएंगे कारकोट वंश या कारकोटक वंश का संस्थापक था दुर्लभवर्धन। कारकोट शासक हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे, यानी ये प्रायः हिंदू धर्म से संबंधित थे। और उन्होंने परिहासपुर एक स्थान है, ठीक है, कश्मीर का, मतलब कि परिहासपुर, तो परिहासपुर जो है इसकी राजधानी बनी। किसकी? कारकोटक वंश के राजवंशों की या कारकोट वंश की जो राज सत्ता रही है वो एक प्रकार से वहाँ से सारा कामकाज जो होता था पॉलिटिकल वाला, यानी राजधानी, जैसे कि आज भारत की राजधानी दिल्ली है, ऐसे ही परिहासपुर जो था ये राजधानी हुआ करता था कारकोटक राजवंश का। शानदार हिंदू मंदिरों का निर्माण भी कारकोटक वंश के शासकों ने करवाए। ठीक है, कारकोट या कारकोटक जो थे ये कश्मीर का एक राजवंश था जिसने गोनंद वंश के पश्चात कश्मीर पर अपना आधिपत्य जमाया। कारकोट जो है पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध नाग का नाम है। कारकोट एक नाग का नाम है। पुराणों में बेसिकली इस कारकोट नाम के नाग के बारे में उल्लेख किया गया है। तो कारकोट पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध नाग का नाम है, उसी के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा है। यह बात आप ध्यान रखें। तो कारकोट वंश इस तरीके से आपके समक्ष आता है। तो इतना अगर आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। मेरे हिसाब से आपको कारकोट वंश के बारे में जानकारी मिली हुई होगी। ठीक है, आगे देखेंगे। ऐसे ही चीज़ों को आपको बहुत ही बारीकी के साथ कठिन शब्दावलियों को आपकी अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करते रहेंगे। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उपनिषद से आप क्या समझते हैं, बताएं। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है समीप बैठना। किसके समीप बैठना भैया? गुरु के समीप बैठना। ठीक है, आर्यों के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संग्रह उपनिषदों में किया गया है। जो आर्य लोग थे, जो कहा जाता है कि मध्य एशिया से आए, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये एक प्रकार से अलग विदेशों से आए, तो अलग अलग विद्वानों ने आर्यों को लेकर के कई सारी बातें बताई हैं। तो उपनिषदों को ब्रह्म विद्या भी कहा गया है। तो उपनिषद बेसिकली एक प्रकार से गुरु के समीप बैठना, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद कई होते हैं, कई प्रकार के उपनिषदों का उल्लेख है। छठवां क्वेश्चन से मिलिंदपहो के किस राजा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? मिलिंदपहो एक प्रकार से मिलिंदपहो में यूनानी नरेश मिलिंद के समय की जानकारी, खास करके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा का विवरण मिलता है। मिलिंदपहो एक पुस्तक है। इस पुस्तक में एक प्रकार से किस राजा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि ये साहित्यिक स्रोत है। तो मिलिंदपहो में यूनानी नरेश थे मिलिंद, उनके समय की जो राजनीतिक स्थिति थी, जो सामाजिक सिचुएशन थी उस समय की, और जो आर्थिक दशा थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे, बौद्ध ग्रंथों के नाम बताइए जिनसे एक प्रकार से प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, बौद्ध ग्रंथ निम्नलिखित हैं, जैसे कि जातक कथाएं, त्रिपिटक, 3 पिटक जिसमें होते हैं। ठीक है, त्रिपिटक में एक प्रकार से आप देखते हैं जैसे कि अभिधम पिटक, ठीक है, और भी कई पिटक हैं। 3 पिटक में, मतलब त्रिपिटक में 3 पुस्तकें हैं। मिलिंदपहो, दिव्यावदान, ललित विस्तार, मंजूश्री, मूलकल्प, ये सब रचनाएं एक प्रकार से बौद्ध ग्रंथ हैं जो कि भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देती हैं और जानकारी के साहित्यिक स्रोत में शामिल है। तो प्राचीन इतिहास के साहित्यिक स्रोत या एक प्रकार से धार्मिक स्रोतों में बौद्ध ग्रंथ, जातक कथाएं, त्रिपिटक, मिलिंदपहो, दिव्यावदान, ललित विस्तार, मंजूश्री, मूलकल्प, ये सब शामिल हैं। आगे देखेंगे। अगली पुस्तक है आपका विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक देवचरित ये भी एक पुस्तक है जो कि भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में विधिवत जानकारी देती है। विक्रमांक देवचरित किस राजा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है इस पुस्तक के माध्यम से? देखिए, बिल्हड़ की रचना है, सबसे पहले जाने विक्रमांक देवचरित। और कल्हड़ एक विद्वान थे, उनकी क्या रचना है? कल्हड़ की रचना है राजतरंगड़ी। राजतरंगड़ी जो है भारतीय इतिहास की बारे में जानकारी देने वाली सबसे पहला वैज्ञानिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो बिल्हड़ जो थे, बिल्हड़ के विक्रमांक देवचरित में चालुक्य वंश के शासक थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के साहसिक कार्यों का वर्णन किया गया, यानी कि विक्रमादित्य ने जो बहुत ही अच्छे काम किए, साहस भरे काम किए, उन सभी कामों का वर्णन या विक्रमांक देवचरित में विक्रमादित्य के बारे में विस्तार से वर्णन कह सकते हैं कि मिलता है। विक्रमांक देवचरित के लेखक हैं कौन? बिल्हड़, जो कि एक प्रकार से कश्मीर के ही थे। 9वां नंबर प्रश्न, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग भी एक प्रकार से प्राचीन इतिहास की जानकारी देने के लिए एक प्रकार से बड़ा फेमस व्यक्ति रहा है। ये विदेशी यात्री है। देखिए, 3 तरीके से हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मैंने चैप्टर संख्या 1 में आपको समझाया था। जैसे कि
कोई विदेशी यात्री आएगा अगर यहाँ पर, वो भी कुछ पुस्तक लिखेगा तो उसके माध्यम से, यानी उसके द्वारा जो विवरण लिखा जाएगा उस विवरण से हमको हमारे यहाँ की सिचुएशन के बारे में जानकारी मिलेगी। दूसरी बात, अगर एक प्रकार से हमको उस समय जो हमारी पुस्तकें, हमारी साहित्य है, उस समय साहित्य में जो लिखा जा रहा था उससे हमको हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। या फिर तीसरा का जो है तरीका होता है इतिहास जानने का, पुरातात्विक स्रोत। तो एक होता है साहित्यिक स्रोत, एक होता है यात्रियों से प्राप्त विवरण, दो मैंने आपको बता दिए। तीसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है जैसे कि अगर मान लेते हैं कि वहीं से कोई सिक्का मिल जाए, कोई लेख मिल जाए, कोई अभिलेख मिल जाए, कोई पत्थर मिल जाए, तो उनसे क्या होता है, उनको एक प्रकार से उनके चूर्ण को कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा हम उसके समय काल के बारे में पता लगाते हैं कि वह पत्थर किस समय का है या वह लेख किस समय का, लेख में क्या लिखा है। तो इन सभी के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत ये होता है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ह्वेनसांग एक विदेशी यात्री था, चीन से भारत में आया था। ह्वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। हर्षवर्धन जो थे, इनके पिताजी का नाम था प्रभाकर वर्धन। हिंदू सत्ता जो है इनके बाद से आप देखते हैं ढहलाने लगती, एकदम से लड़खड़ाने लगती है। हर्षवर्धन बेसिकली हिंदू राजवंश का एक विस्तार से जो बड़ा शासक था, वो इसके बाद में उतना पावरफुल कोई नहीं हुआ जितना ये था। हर्षवर्धन के पिताजी का नाम था प्रभाकर वर्धन, इनके बड़े भाई का नाम था राज्यवर्धन, इनकी बहन का नाम था राजश्री। यशोवर्मन के साथ शादी हुई थी उनकी, कन्नौज के शासक थे। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें थीं। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था ये ह्वेनसांग। वह भारत में 15 वर्षों तक रहा ह्वेनसांग। उसने एक पुस्तक लिखी, उसकी पुस्तक का नाम है सीयूकी। सीयूकी में ही अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया है, यानी कि सीयूकी नाम की रचना जो कि ह्वेनसांग की है, चीनी बौद्ध भिक्षु या बौद्ध यात्री था जो भारत में पढ़ने के लिए आया था। वह बेसिकली एक प्रकार से लिखता है अपनी पुस्तक सीयूकी में भारत के बारे में, वहाँ से हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। वह भारत में 630 ईस्वी में आया था। कितने ईस्वी में? 630 ईस्वी में भारत में कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। उस समय शासन कौन कर रहा था भारत में? हर्षवर्धन नाम का एक राजा। ह्वेनसांग या 7वीं शताब्दी के चीनी बौद्ध भिक्षु थे। उन्होंने बड़े पैमाने पर यात्रा की और नालंदा महाविहार में अध्ययन किया। नालंदा विश्वविद्यालय या महाविहार कह ले, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए पहले भी लोग आया करते थे विदेशों से, कई सारे देशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। उन्हें नालंदों के मठाधीश शीलभद्र ने शिक्षा दी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी के मठाधीश थे कौन? शीलभद्र नाम एक जो है एक भिक्षु थे, भी विद्वान थे, बौद्ध धर्म के ज्ञानी थे। इन्होंने एक प्रकार से शिक्षा दी थी। ह्वेनसांग का जन्म चीन के लोयोंग स्थान पर हुआ था। कब हुआ था? 602 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, और मृत्यु इनकी हुई थी 5 फरवरी 664 ईस्वी में। ह्वेनसांग के विवरण से ज्ञात होता है कि उसने कर्णसुवर्ण उस समय पश्चिम बंगाल का नाम हुआ करता था, समतट उस समय पूर्वी बंगाल, और जो है पुंडुवर्धन जिसको उत्तरी बंगाल कहते हैं, उसमें अशोक के द्वारा निर्मित स्तूप के दर्शन किए थे। यानी कि एक प्रकार से अशोक ने जो स्तूपों का निर्माण करवाया था, उन सभी स्तूपों को देखा था जाकर के इसने, और उस पर लेख भी लिखे थे। अगला प्रश्न आपके उसकी पुस्तक में सारी जानकारी मिलेगी। अगला प्रश्न, नव साहसांक चरित द्वारा किस वंश का पर प्रकाश पड़ता है? ये भी एक पुस्तक है जिसके बारे में हमको जानकारी मिलती है प्राचीन इतिहास के बारे में। पद्मगुप्त की रचना है नव साहसांक चरित। परमार वंश का इतिहास जो है इसमें मिलता है। परमार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? नव साहसांक वंश नाम के रचना में मिलती है, जो कि पद्मगुप्त की रचना है। 11वां प्रश्न, भारतीय इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं? देखिए, पुरातात्विक स्रोतों की अगर बात करें तो अभिलेख के माध्यम से हमको कोई अभिलेख राजा ने लिखवा दिया, वो मिल गया, उससे हम उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। या फिर कोई मुद्रा मिल गई, सिक्का मिल गया, उससे हम उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। और कोई स्मारक मिल गया हमको, लेख मिल गया, उससे भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। स्मारक मिल गए, कोई चीज़ मतलब कि अवशेष मिल गए, तो उन सभी से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ये पुरातात्विक स्रोत होते हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जानने के, किसी भी इतिहास को जानने के ही स्रोत होते हैं। आचार्य भवभूति के द्वारा रचित नाटकों का नामकरण या नामोल्लेख कीजिए। देखिए, आचार्य भवभूति की रचना है उत्तर रामचरित, मालती माधव और महावीर चरित। इसमें भी प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। 13वां प्रश्न, ललितादित्य मुक्तापीठ कौन था अथवा ललितादित्य के बारे में बताएं। ये अति लघुत्तरी में ऐसे प्रश्न कई बार आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। ललितादित्य मुक्तापीठ की अगर बात किए तो कश्मीर का राजा था, और कश्मीर के महानतम राजाओं में इसका नाम आता है। कश्मीर के महानतम राजाओं में किसका नाम आता है? ललितादित्य मुक्तापीठ का नाम आता है, ठीक है। यह तारापीठ मतलब कि उदयादित्य का बेटा था, छोटा भाई था बेसिकली, मतलब छोटा भाई था ये, बेटा नहीं था।
तारापीठ उदयादित्य का क्या था, छोटा भाई था ललितादित्य मुक्तापीठ। 724 ईस्वी में ललितादित्य मुक्तापीठ कश्मीर का राजा बनता है और उसके बाद से इसने चौतरफा एक प्रकार से अपनी जो है एक प्रकार से यश कीर्ति को फहराया और एकदम से बहुत ही एक प्रकार से पावरफुल लीडर था ये। हर्षवर्धन के समकालीन जो है उत्तर भारत का शासक जो था, हर्षवर्धन के बाद आप देखते हैं ललितादित्य मुक्तापीठ कश्मीर का एकदम से महानतम शासक आप मान सकते हैं इसको। राज तरंगड़ी ये रचना है भैया किसकी, कल्हड़ की। बड़ा फेमस ग्रंथ है, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, इतिहास जानने का एक स्रोत है, वैज्ञानिक स्रोत है। राज तरंगड़ी कल्हड़ नाम के एक विद्वान है, इनके द्वारा लिखी गई है। संस्कृत भाषा में लिखी गया ग्रंथ है ये। राज तरंगड़ी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं का इतिहास, समय प्रवाह। यानी इन्होंने एक प्रकार से कई राजाओं के बारे में एक वैज्ञानिक तरीके से क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया है। राज तरंगड़ी लगभग 8000 छंदों में है, जो 8 पुस्तकों या खंडों में असमान रूप से बटी हुई रचना, यानी 8 खंडों में रचना प्रकाशित है, बटी हुई है। राज तरंगड़ी उन शाही राजवंशों का विवरण है जिन्होंने कवि के समय तक कश्मीर राज्य पर शासन किया था। किसके समय तक, कवि के समय तक, यानी जब तक एक प्रकार से जो कल्हड़ है इसका समय काल जब से जब तक रहा है तब से तब तक के राजाओं के बारे में विधिवत तरीके से वर्णन इसने किया है। कश्मीर के राजवंश के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला ग्रंथ अगर कोई है तो वो कल्हड़ की राज तरंगड़ी ही है। ठीक है, चले आगे देखें। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भाई। प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न उत्पल वंश के बारे में बताएं। देखिए उत्पल वंश जो है, कारकोट वंश मैंने आपको शुरुआत में बताया था। कारकोट वंश के बाद में, कारकोट वंश कश्मीर का एक प्रकार से छोटा सा वंश था। कारकोट वंश के बाद में जो है कश्मीर में किस वंश का उत्पन्न होता है, उत्पल वंश का शासन स्थापित होता है। इस वंश का पहला जो राज्य था वो अवंती वर्मन था। ठीक है, अवंती मतलब पहला राजा जो था वो अवंती वर्मन था। कौन था पहला राजा, कौन था, अवंती वर्मन। अवंती वर्मन ने किसका, उत्पल वंश का मतलब की स्थापना करी थी। 16वां क्वेश्चन, गौडवोह के बारे में बताएं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इस प्राकृत काल की रचना वाकपति नामक कवि ने की थी। गौडवोह नाम की रचना किसने करी थी, प्राकृत काल में रचना हुई, प्राकृत भाषा में रचना है, वाकपति नाम के कवि थे उसने की थी। इसमें यशो बर्मन की बारे में बताया गया है। यशो बर्मन की गौड़ विजय का यशोगान किया गया। गौड़ नरेश पर जब इन्होंने विजय प्राप्त करी थी उस समय उसके बारे में वर्णन किया गया है गौडवोह में। सभी राजनीतिक उपलब्धियों का काव्यात्मक वर्णन भी किया गया है यशो बर्मन के। गौडवोह में यशो बर्मन की दक्षिणी विजय का वर्णन गौरवपूर्ण शब्दों में किया गया, यानी कि यशो बर्मन के इतिहास के बारे में जानकारी गौडवोह नाम के रचना में मिलती है, जिसके लेखक वाकपति जी हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, शशांक के बारे में बताएं। 2023 में प्रश्न पूछा गया था, राजा शशांक कौन थे भाई। शशांक बड़ा फेमस शासक है, प्रश्न परीक्षा में लघु उत्तरीय में भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए शशांक जो है बंगाल का शैव सम्राट था। भगवान शंकर को बहुत ज़्यादा मानने वाला व्यक्ति था, शैव शासक था, जिसने 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंगाल पर शासन किया। 7वीं शताब्दी मतलब कि लगभग 690 के आसपास या उसी के आसपास जो है अंतिम चरण में शासन किया। वह बंगाल का पहला महान राजा माना जा सकता है। उसने गौड़ राज्य की स्थापना करी। शशांक हिंदू धर्म को मानता था और बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु या बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी भी था। इसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि शशांक के बाद बंगाल और बिहार में पाल वंशीय राजाओं ने प्रजा की सम्मति से नया राज्य स्थापित किया और बौद्ध धर्म को एक बार फिर आश्रय मिला। यानी बौद्ध धर्म जो है इसके समय में एकदम से लड़खड़ा चुका था। बौद्ध धर्म का एकदम से घोर विरोधी था ये शशांक। शशांक जो है गौर महासेन गुप्त का सेनापति नरेंद्र गुप्त था। शशांक गौर जो है महासेन गुप्त का सेनापति नरेंद्र गुप्त था। महाभारत और शशांक उसकी मतलब की उपलब्धियाँ मतलब की उपाधियाँ थीं। इसकी मतलब कि महाभारत और शशांक उसकी उपाधियाँ थीं। गौर महासेन गुप्त का सेनापति कौन था, नरेंद्र सेन गुप्त था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसकी उपाधियाँ कौन थी, शशांक उपाधि थी इसकी। ठीक है, महाभारत उपाधि भी इसको इसी को मिली थी। तो ये बड़ा फेमस शासक हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलें 18 नंबर क्वेश्चन से, चक्रायुद्ध कौन था। देखिए चक्रायुद्ध जो था कन्नौज का राजा था। धर्मपाल ने वत्सराज को पराजित किया। वत्सराज का कन्नौज पर अधिकार कर लिया और यहाँ इंद्रायुध को हटा करके अपनी ओर से चक्रायुध को राजा बना दिया। नागभर द्वितीय ने कन्नौज पर आक्रमण किया तथा वहाँ के राजा चक्रायुध को परास्त करके वहाँ अपना अधिकार कर लिया। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे सबसे पहले चक्रायुध जो है कन्नौज का राजा था। धर्मपाल जो कि पाल वंश के शासक हैं, इन्होंने वत्सराज को पराजित किया और कन्नौज पर अधिकार किसका कर दिया, वहाँ पर इंद्रायुध नाम के राजा शासन कर रहे थे, उनको हटा करके चक्रायुध को राजा बना देते हैं। अब फिर से एक प्रकार से नागभर द्वितीय जो हैं वो कन्नौज पर आक्रमण करते हैं और वहाँ के राजा जो थे चक्रायुध जिनको बनाया था किसने, धर्मपाल ने, उनको एक प्रकार से हटा करके उनको परास्त करके और फिर से राजा मतलब कि वहाँ का राज अपने आप में मिला लेते। कौन,
नागभर द्वितीय बहुत ही फेमस शासक हैं, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको एक प्रकार से क्लियर होती रहेंगी। अच्छा, इसका PDF प्राप्त करना या ऐसे ही और एक प्रकार से वीडियोज़, मॉडल पेपर, महासंग्राम, रिवीजन क्लास, महामैराथन, इन सभी की PDF अगर आपको प्राप्त करनी है, आप SMS करें 9161936062 पर, ठीक है, इस नंबर पर SMS करिएगा। SMS क्या करेंगे, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके सब्जेक्ट क्या क्या है, अपने सब्जेक्ट के नेम भी लिख करके यहाँ पर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। नाम, यूनिवर्सिटी नाम और सब्जेक्ट नेम लिख करके भेज दीजिएगा। आपको बता दूं कि आपको आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ जो होंगे सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और एक प्रकार से आपके लिए क्रैश कोर्स जो बना है, यानी कि महामैराथन क्लास, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मॉडल पेपर, इन सभी की PDF नोट्स अगर आप ले लेंगे, देखिए यहाँ पर आपको MCQs भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ में आपको अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय, ठीक है, अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको एक प्रकार से 2025 में जो पेपर होंगे उसका भी पेपर आपको मिलेगा। और साथ ही साथ में यहाँ पर आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। 3 मेजर सब्जेक्ट, ठीक है, 1 माइनर सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी, ठीक है, माइनर सब्जेक्ट, और एक आपका जो को करिकुलर होता है उसकी भी। तो माइनर और को करिकुलर की परीक्षाएं MCQs होती हैं, तो उसकी भी मिल जाएगी आपको। तो तैयारी विधिवत तरीके से आपकी हो जाएगी, तो बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। SMS करें 9161936062 पर और हमसे जुड़ जाएं। शुक्ला स्टडी पॉइंट इज़ द बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर BA स्टूडेंट्स। तो आपके लिए बहुत ही बेहतर मैंने कर दिया है। 9161936062 पर आप SMS करके मात्र 100 रुपीज़ खर्च करके आप सभी सब्जेक्ट के PDF नोट्स और वीडियो लेक्चर्स प्राप्त कर सकते हैं। आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो, तो चूँकि आपके पास समय अब बहुत कम बचा हुआ है। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास यानी और मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, इसके अलावा जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, संस्कृत, ठीक है, एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र, होम साइंस, ये सब आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सभी सब्जेक्ट की आपको यहाँ पर PDF वगैरह मिलेगी। सभी सब्जेक्ट की एक प्रकार से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षा में हूबहू आने वाले हैं, ठीक है। तो आप फटाफट से जुड़ जाइए हमारे साथ, सभी विश्वविद्यालयों के बच्चे जुड़ सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शेयर करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, अभी बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी मैंने रखा है, तो इससे पहले मैं छोटे छोटे प्रश्नों को आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में, देखें, कुछ बातें अगर आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी बातें किसी किसी के बारे में पता हो जाएंगी, तो आप एग्जाम में अच्छा बना करके लिख पाएंगे और आपसे बेहतर कोई दूसरा बच्चा नहीं कर पाएगा। यह बात आप ध्यान रखेंगे। चले, 19 नंबर क्वेश्चन आ चुका भैया। प्रश्न, इंदिरा युद्ध के बारे में कुछ बताएं। देखिए, कन्नौज के शशांक यशोवर्मन जो थे, कन्नौज के शासक थे यशोवर्मन। उनके पश्चात कन्नौज में आयुध नामधारी राजाओं के शासन किया। आयुध मतलब कि जैसे इंद्रायुध, ठीक है, चक्रायुध, ठीक है, इस तरीके से तमाम यशोवर्मन के बाद में कन्नौज में आयुध नामधारी राजाओं ने शासन किया। इसमें वज्रायुध, इंद्रायुध और चक्रायुध के नाम मिलते हैं। भागलपुर अभिलेख जो बिहार से मिला है, पता चलता है कि धर्मपाल जो कि पाल वंश के शासक थे बंगाल के, उन्होंने कन्नौज पर आक्रमण करके इंद्रायुध को हटा करके चक्रायुध को राजा बनाया था। फिर मैंने शुरुआत में बताया कि भाई उसके बाद में चक्रायुध को परास्त किया था किसने, नागभट्ट द्वितीय ने। उसके बाद में फिर वहाँ पर शासन उन्होंने कर लिया था, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और उसके बाद से आप देखते हैं फिर इस तरीके से ये चक्रायुध वगैरह ये सब थे। 20वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यशोवर्मन कौन था? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए, परीक्षा में आएगा। यशोवर्मन बेसिकली कन्नौज का शासक था। कहाँ का शासक था यशोवर्मन? कन्नौज का शासक था। कनिंघम एक इतिहासकार हैं, ये कहते हैं कि ये मौखारी वंश का शासक था। कनिंघम नाम के इतिहासकार कहते हैं कि यशोवर्मन जो था ये मौखारी वंश का शासक था। किस वंश का? मौखारी वंश का शासक था। बेसिकली यशोवर्मन की 4 विजयें जो हैं बड़ी फेमस हैं। तो प्रश्न कभी कभी पूछा था कि यशोवर्मन कौन था, तो आप बताएंगे ये था। और यशोवर्मन की विजयों के बारे में बताएं तो 4 विजय बता दीजिएगा। तो और इसके अलावा 2 दरबारी कवि के नाम, तो ये सब एक प्रकार से लघु उत्तरीय में प्रश्न आपके आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मगध पर इसने विजय प्राप्त करी थी। उसके बाद दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त करी थी। इसके अलावा पारसिकों को भी पराजित किया था इसने यशोवर्मन। और मध्य भारत की विजय भी इसकी एक प्रकार से बड़ी उल्लेखनीय है। बेसिकली जो यशोवर्मन था ये प्रतापी शासक था, महान शासकों में से इसका नाम गिना जाता है, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। यशोवर्मन के प्रमुख 2 दरबारी कवियों के नाम की अगर बात की जाए तो वाकपति मुंज और भवभूति नाम के बड़े फेमस कवि, बड़े विद्वान कवि जो है इसकी दरबार की शोभा को बढ़ाया करते थे। तो विद्वता का भी एक प्रकार से पक्षधर या विद्वता का संरक्षक भी एक प्रकार से वाकपति मतलब ये यशोवर्मन रहा है। आगे बढ़िएगा, 21 नंबर क्वेश्चन से, राजपूतों की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों का नाम उल्लेख कीजिए। तो राजपूतों की उत्पत्ति के कई सारे सिद्धांत हैं, जिनमें से एक प्रकार से 4 सिद्धांतों के नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यही 4 फेमस सिद्धांत हैं, इसी 4 पर एक प्रकार से डिबेट भी बहुत ज़्यादा है।
विदेशियों से उत्पत्ति, यानी विदेशियों से, कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो ये हैं क्या नाम है राजपूत, इनकी उत्पत्ति विदेशी लोग आए उन्हीं से हुई है। कुछ लोग कहते हैं प्राचीन क्षत्रियों से उत्पत्ति इनकी मानते हैं कि जो क्षत्रिय हैं, प्राचीन क्षत्रिय बेसिकली, कि ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद बाहुराज्यान्य कर्ता उर्तदशदवैश्या पदाभ्याम शूद्रो अजायतः, यानी जो एक प्रकार से विराट पुरुष यानी ब्रह्मा के मुखमंडल से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति, तो उसी भुजाओं से जो क्षत्रिय बने उसी क्षत्रिय से एक प्रकार से कुछ लोग मानते कि ये राजपूत बने। ठीक है। कुछ लोग अग्निकुंड से उत्पत्ति मानते कि भाई जो है विश्वामित्र और जो है वशिष्ठ से मतलब कि थोड़ा बहुत अनबन होती है, फिर उसके बाद में अग्निकुंड से उत्पत्ति करते हैं वो। और कुछ मिश्रित उत्पत्ति मानते हैं कि भाई दो राजाओं से या दो जो है शासकों से मिलने से या फिर दो अलग अलग प्रजातियों से, मतलब इस तरीके से राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं अलग अलग विद्वान। ठीक है। तो ये 4 उत्पत्ति के सिद्धांत हैं। 22 नंबर प्रश्न, राजपूतों के पतन के 4 कारण बताएं। राजपूतों का पतन क्यों हुआ, इसके कई कारण थे। 4 कारण जो मुख्य कारण है आइए जानते हैं। पहला कारण है केंद्रीय सत्ता का अभाव। राजपूत छोटे छोटे एक प्रकार से राज्यों में बटे हुए थे, इनका कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ठीक है, कि कोई केंद्रीय सत्ता हो जिसमें एक प्रकार से या कोई एक प्रकार से इनको लीड करने वाला कोई एक शासक हो, जबकि ये छोटे छोटे राज्यों में अपने बटे हुए थे। पहली हारने का कारण। दूसरा, शासन की शिथिलता। ये लोग एक प्रकार से मौज मस्ती में रहते थे, शासन उतने ज़बरदस्त तरीके से नहीं मतलब कि करते थे। ठीक है, विलासिता वगैरह इनमें थी। राजनीतिक तथा सैनिक नीति दोषपूर्ण थी। ये लोग एक प्रकार से अपनी सेना वगैरह में अच्छी नीति, अच्छे एक प्रकार से चीज़ों को नहीं अपना पाते थे। इसके अलावा राजपूतों की आपसी कला भी थी, यानी राजपूत एकदम से हमेशा शान शौकत से भरे रहते थे, तुरंत तलवार निकाल लेते थे, तुरंत एक दूसरे से आपस में ही लड़ा भिड़ा करते थे। ठीक है। और इनके बारे में कहा भी जाता था, क्षत्रियों के बारे में, राजपूतों के बारे में, कि 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले जीवे सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। इस तरीके की लाइनें भी बड़ी फेमस हैं। तो कहीं ना कहीं पे बड़ी दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ा। तो ये एक प्रकार से इनके पतन के यही सब कारण थे। 23 नंबर क्वेश्चन से, अग्निकुंड से किन किन राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक हैं अग्निकुंड से उत्पत्ति मानी जाती है इनकी। परमार वंश के जितने शासक हैं उनकी भी उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है। चौहान वंश के शासक भी उसी से निकले हैं। और चालुक्य वंश की उत्पत्ति, यानी चालुक्य, चौहान, परमार और गुर्जर प्रतिहार वंश, इन सभी ये सब राजपूत ही हैं। ठीक है। इन सभी की उत्पत्ति किससे हुई, अग्निकुंड से मानी जाती है। किससे, चालुक्य, चौहान, परमार और गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति, ये सब राजपूत हैं। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अग्निकुंड से हुई है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है 24 नंबर प्रश्न। सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ध्यान रखेंगे। इनका PDF आपको मिल जाएगा। आप जो नंबर बताए थे हमने पहले उस पर स्पेस करिएगा। चलिए, प्रश्न, राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में बिसेंट स्मिथ के क्या विचार हैं। बिसेंट स्मिथ एक इतिहासकार हैं, वो क्या कहते हैं। देखिए, बिसेंट स्मिथ का मत है कि राजपूत एक मिश्रित वर्ग के हैं। उनका उद्भव प्राचीन क्षत्रियों से और विदेशी राजवंशों और शासक वर्गों से हुआ है, यानी कि विदेशी लोग आए और क्षत्रिय लोग इन सब आपस में मिले और इन्हीं सबके मिलने से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। बिसेंट स्मिथ नाम के इतिहासकार कहते हैं। 25 नंबर प्रश्न, राजपूत शब्द से क्या समझते हैं आप। देखिए, राजपूत शब्द का उपयोग राजवंश के राजकुमारों और व्यक्तियों के लिए होता था, प्राय वही है राजपूत का अर्थ। 26 नंबर प्रश्न, नागभट्ट प्रथम के बारे में बताएं। नागभट्ट प्रथम बड़ा फेमस शासक रहा है। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम शासक था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करी थी। इसी में नागभट्ट द्वितीय भी आएगा अभी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नागभट्ट प्रथम का शासनकाल 730 ईस्वी से लेकर के 760 ईस्वी तक, यानी 30 सालों तक माना जाता है। नागभट्ट प्रथम एक शक्तिशाली शासक था, राजा था। ग्वालियर के लेख से पता चलता है कि उसने मलेच्छ शासक की सेनाओं को पराजित किया था। मलेच्छ शासक उस समय पावरफुल हुआ करता था, उसके सेनाओं को इसने पराजित किया। इसको लेकर के यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये नासो स्तृकृत प्रथमा थी बलवान मलेच्छ आधिपा अक्षौहिणी, यानी एक प्रकार से उसने भड़ोच राज्य को चालुक्यों के अधिकार से छीन करके वहाँ पर भी अपना अधिकार किया था, मलेच्छों को पराजित किया था। कुल मिलाकर के ये भी बड़ा प्रतापी शासक था, लगभग 30 सालों तक एक प्रकार से अपना दबदबा कायम रखा। ये था नागभट्ट, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम शासक था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन से। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लघु उत्तरीय में भी प्रश्न पूछा सकता है ऐसा। ठीक है, चले। महारानी दिद्दा, प्रश्न क्या पूछा गया भैया, महारानी दिद्दा के बारे में बताएं। प्रश्न है, महारानी दिद्दा कौन थी। प्रश्न कई बार 2023 में आया हुआ है। महारानी दिद्दा कश्मीर की महारानी थी। वह राजा सिंहराज की पुत्री हुआ करती थी और काबुल हिंदू शाही भीम शाही की पौत्री थी। काबुल के शासक थे, हिंदू शाही शासक थे, भीम शाही उनकी पौत्री थी। और उस समय राजा सिंहराज जो थे उन्हीं की पुत्री थी।
ठीक है। पौत्री, एक प्रकार पौत्री मतलब कि नातिन, ठीक है, किसकी नातिन थी? तो एक प्रकार से पौत्री थी काबुल के हिंदू शाही भीम शाही जो शासक थे उनकी पौत्री थी, और जो है सिंहराज की पुत्री थी। कहा जाता है कि रानी दिद्दा के पास तेज दिमाग था। तेज दिमाग मतलब बहुत तेज दिमागी थी ये, बहुत दिमाग इनका चलता था। बाजी पलटने में बहुत ही एक प्रकार से माहिर थी। हुनर होने के साथ युद्ध लड़ने की बेहतरीन कला भी इनके अंदर थी, यानी कि एक प्रकार से विद्वान भी थी, कूटनीतिज्ञ भी थी, जानकार भी थी, सब मामले में अव्वल दर्जे की थी। कहा जाता है कि बचपन से अपंग होने के कारण से, चूंकि बचपन से अपंग थी, उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था, जिसके बाद एक नौकरानी ने उनको पाला पोसा। जब बड़ी होकर के ये युद्ध कला में इतनी माहिर हो जाती हैं कि पुरुष योद्धा भी उनके सामने टिक नहीं पाते। सिद्ध मतलब कि दिद्दा के जीवन को एक नया मोड़ तब मिला जब एक दिन कश्मीर के सम्राट सेनगुप्त शिकार के लिए आए हुए थे। सेनगुप्त कश्मीर के राजा थे, वो शिकार खेलने के आए हुए थे। उनकी नज़र दिद्दा पर पड़ी और उन्होंने दिद्दा से शादी करने का मन बना लिया। चूँकि दिद्दा कोई अच्छा वर्क कर रही थी उस समय, यानी कि कोई शिकार की होगी या कोई उनकी वीरता को देख करके प्रसन्न हुए होंगे या फिर उनके सौंदर्य को देख करके प्रसन्न हुए राजा, ठीक है। उसके बाद में उनको एक प्रकार से बना लिया कि भाई इनसे शादी करनी है। यहीं से दिद्दा के राजसी जीवन की शुरुआत हो जाती है और वह महारानी दिद्दा कहलाने लगती हैं। मोहम्मद गजनबी को इन्होंने 2 बार हराया था। मोहम्मद गजनबी को आप देखिए, मोहम्मद गजनबी जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, सोमनाथ मंदिर को जिसने लूटा, उसको 2-2 बार पराजित करने वाली जो महारानी है वो है महारानी दिद्दा। पुरुष राजा इसके सामने नहीं टिकते थे। मोहम्मद गजनबी के सामने बड़ा पावरफुल शासक था, बट उसको एक प्रकार से दौड़ा दौड़ा के यहाँ से भगाया। 2 बार किसने? महारानी दिद्दा ने। 1025 ईस्वी में गुजरात पर कब्जा करने के बाद गजनबी सोमनाथ पर आक्रमण किया तथा उसने कश्मीर को अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई, लेकिन उसे खबर मिली कि एक शेरनी उसके रास्ते में खड़ी हुई है। रानी दिद्दा ने ऐसी रणनीति बनाई कि गजनबी के सैनिक कश्मीर में घुस नहीं पाए। 2 बार इन्हें हार माननी पड़ी कश्मीर के मतलब कि दिद्दा की वजह से। किसको? मोहम्मद गजनबी को। अंत में हार स्वीकार करते हुए दिद्दा को चुड़ैल कह करके पुकारा। चुड़ैल मतलब कि एक प्रकार से कि भाई तुमसे कोई नहीं जीत पाएगा, तू चुड़ैल है, ऐसा महारानी दिद्दा को गजनबी ने कहा, ठीक है। यानी कि महारानी दिद्दा जो है उससे हार गया, 2-2 बार हारा, बेइज्जत हो गया, परास्त हो गया, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से डिफीट हो गई। एक पुरुष से हारने के बाद में उतना ज़्यादा उसको क्षति नहीं होती जितना एक स्त्री ने हरा दिया उससे हुई, लौट गया, फिर बाद में आता है। तो इस तरीके से महारानी दिद्दा ने उसको कई बार, मतलब 2 बार बेसिकली यहाँ से पराजित किया। तो ये थी महारानी दिद्दा, ध्यान रखेंगे। महमूद गजनबी कौन था? बताएं, महमूद गजनबी कौन था? प्रश्न पूछा गया। महमूद गजनबी गजनी प्रदेश का रहने वाला था। वह सुबुक्तगीन का पुत्र था। वह बड़ा वीर था, उत्साही था और साहसी व्यक्ति था। सुबुक्तगीन जो था एक प्रकार से वो गजनबी प्रदेश का शासक था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण करने के क्या उद्देश्य थे? मोहम्मद गौरी जो था वो भारत पर क्यों आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनबी के तो पता कि भाई वो लूटने के उद्देश्य से किया था। मोहम्मद गौरी जो था उन विधर्मी मुसलमानों को दंड देना चाहता था जिन्होंने मुल्तान में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। यानी मुल्तान नाम के स्थान में जिन मुसलमानों ने कहा कि हम स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं, उसको दंड देने का प्रयास कर रहा था ये उन विधर्मी मुसलमानों को। मोहम्मद गौरी इसलिए आक्रमण किया था। दूसरी बात, भारत से गजनी वंश की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहता था ये, चूँकि गजनी वंश जो था एक प्रकार से जो गजनबी था उसकी सत्ता को यहाँ से उखाड़ने का काम, मतलब कि उखाड़ने का प्रयास करने के लिए इसने मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत में गौर राज की स्थापना करना भी इसका उद्देश्य था, ठीक है। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी के समकालीन शक्तिशाली 4 राजपूत वंशों के नाम लिखिए। देखिए, मोहम्मद गौरी जब आक्रमण किया भारत पर तो उस समय दिल्ली और अजमेर के चौहान वंश का शासन था। बिहार और बंगाल के पाल वंश और सेन वंश का शासन हो रहा था। बंगाल और बिहार में देखें, बिहार में पाल वंश और बंगाल में पाल और बिहार वंश का, मतलब कि बिहार और बंगाल में पाल और सेन वंश का शासन था। गुजरात के बघेल वंश का शासन था गुजरात में। बुंदेलखंड में चंदेल वंश का शासन उस समय चल रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते हैं दिल्ली और अजमेर के आसपास चौहान वंश शासन कर रहे थे। पाल और सेन वंश बिहार और बंगाल में, गुजरात में बघेल लोग शासन कर रहे थे और बुंदेलखंड के चंदेल लोग जो थे वो शासन कर रहे थे। इस तरीके से जब मोहम्मद गौरी आक्रमण करता तो इतने शासक थे, लेकिन सभी लोग इकट्ठा नहीं थे, सभी लोग आपस में मिले नहीं थे। इस वजह से आप देखते हैं हार जाते हैं सब। पहली बार तो मोहम्मद गौरी को चौहान वंश का शासक जो था 1191 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और पृथ्वीराज चौहान जो चहमान वंश के शासक है उन्होंने एक प्रकार से रपटा रपटा के मारा था, बहुत ज़्यादा मारा था। मतलब कि वो एकदम से घायल हो गया था, पराजित हो गया था। वो बोल रहा था कि भाई मतलब कि उसमें कई सारी चीज़ें हैं। फिर 1 साल बाद में उसको छोड़ देते, चूँकि मार देते तो काम खत्म हो जाता। आज जो सिचुएशन थी वो नहीं होती, लेकिन वो एक प्रकार छोड़ देते हैं बड़ा कि भाई चलो हम छोड़ देते हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम निहत्थों पर वार नहीं करते,
जो कि हम लोग एक प्रकार से कैसा क्या करते हैं, हम लोग जो है वो एक प्रकार से ऐसी विचारधारा को फॉलो करते हैं कि भाई सूर्य अस्त हो गया तो हम वार नहीं करेंगे, अस्त्र धर देते हैं। स्त्री पर वार नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। निसहाय या एक प्रकार से जो निशस्त्र हैं उन पर वार नहीं करते हैं, ठीक है। चले, मोहम्मद गौरी को हराने वाला पहला भारतीय शासक कौन था, वह किस वंश से संबंधित था। भारतीय नरस्सों में मूलराज द्वितीय प्रथम शासक था जिसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो मूलराज द्वितीय ने भी मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, या गौरी की भारत में पहली पराजय थी, या चालुक्य वंश का शासक था, यानी चालुक्य वंश के शासक मूलराज द्वितीय ने भी इसको पराजित किया। चहमान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय उनका पूरा नाम, उन्होंने भी पराजित किया था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 में। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। 1192 में फिर से दोबारा युद्ध होता है, मतलब कि तराइन में ही, तराइन का एक मैदान है वहीं पर युद्ध हुआ, इसीलिए तराइन का युद्ध कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है महोदय, प्रश्न है गांगेय के बारे में आप क्या जानते हैं। गांगेय कोकल द्वितीय का पुत्र था। 1019 ईस्वी में वह कलचुरी वंश का राजा बना। वह इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। कौन, गांगेय। किस वंश का, कोकल द्वितीय का पुत्र था। गांगेय कोकल द्वितीय का पुत्र था, ठीक है। 1019 में वह कलचुरी वंश का शासक बनता है। कलचुरी वंश का सबसे प्रतापी शासक गांगेय ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, लक्ष्मीकर्ण कौन था। लक्ष्मीकर्ण बेसिकली गांगेय का पुत्र था। देखिए, कोकल द्वितीय का पुत्र कौन था, गांगेय। गांगेय का पुत्र कौन था, लक्ष्मीकर्ण था, ठीक है। और वह 1041 में जो है सिंहासन पर बैठता है और 1072 तक राज करता है, यानी कि लक्ष्मीकर्ण भी गांगेय यानी अपने पुत्र की भांति, मतलब अपने पिता की भांति ही बड़ा पावरफुल शासक था। अगला क्वेश्चन से, चेदी वंश का इतिहास जानने के स्रोत लिखिए। चेदी वंश का इतिहास जानने के कई साधन हैं, जैसे कि युवराज का बिल्हारी का लेख जो है, युवराज बिल्हारी का लेख बड़ा फेमस है, चेदी वंश के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। लक्ष्मण राज द्वितीय का कारी तलाई अभिलेख, ये भी एक प्रकार से चेदी वंश के इतिहास के बारे में बढ़िया जानकारी देने का एक ग्रंथ है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, चेदी वंश के 4 शासकों के नाम लिखिए। देखिए, चेदी वंश के 4 शासकों में कोकल, शंकरगढ़, युवराज प्रथम और लक्ष्मण राज, ये 4 शासक बड़े फेमस हैं। किसके, चेदी वंश के 4 शासक। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, सेन वंश के 4 राजाओं के नाम लिखिए। फटाफट से देखेंगे, सेन राजवंश में 4 राजा कौन कौन से, जैसे हेमंत सेन हो गए, विजय सेन हो गया, बल्लाल सेन है, लक्ष्मण सेन है। कौन कौन से, हेमंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन, ये सेन वंश के शासक हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। चले, अच्छा, हेमंत सेन कौन था। हेमंत सेन जो था सामंत सेन का पुत्र था। किसका लड़का था, सामंत सेन का पुत्र था हेमंत सेन। अपने पिता की मृत्यु के उपरांत सेन राजवंश की गद्दी की बागडोर संभालता है और सेन वंश के एक प्रकार से आगे बढ़ाता है। सेन वंश में एक प्रकार से विजय सेन था, बड़ा फेमस शासक था विजय सेन, ठीक है। हेमंत सेन के बाद में गद्दी पर बैठता है। जब हेमंत सेन की मृत्यु हुई, से देखिए प्रश्न क्या है, सेन वंश के शासक विजय सेन की उपलब्धियों पर प्रकाश डाली। 2023 में प्रश्न आया था, दीर्घ उत्तरीय में या लघु उत्तरीय में प्रश्न आप इसको लिख सकते हैं। देखिए, हेमंत सेन की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र विजय सेन इस छोटे से सेन राज्य का हेमंत सेन की मतलब कि क्या बनता है, हेमंत सेन की मृत्यु के पश्चात जो है उसका पुत्र विजय सेन छोटे से सेन राज्य का एक प्रकार से जो है गद्दी पर बैठता है। बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था ये, और वास्तव में उसी ने सेन वंश के यश को सर्वत्र व्याप्त किया। किसने, जो है हेमंत मतलब विजय सेन ने, ठीक है। उसने एक सूर्य राजकुमारी से विवाह किया था। देवपारा के अभिलेख से पता चलता है कि उसने नेपाल और मिथिला के राजाओं पर विजय भी प्राप्त करी थी। किसने, विजय सेन ने। कामरूप और कलिंग के राजाओं को भी उसने पराजित किया था, ऐसा वर्णन मिलता है विजय सेन ने, ठीक है। सेन वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कलिंग का राजा कामारनव तथा राघव जो था, वास्तव में पहले कलिंग के राजा और सेन वंश के राजा में मित्रता हुआ करती थी, परंतु उसके बाद विजय सेन ने कलिंग के राजा से युद्ध करके उसको पराजित कर दिया और एक प्रकार से उसकी गद्दी को संभालने का काम, मतलब उसको भी एक प्रकार से अपने राज्य में मिला लेता है। विजय सेन के अभिलेख से यह पता चलता है महोदय कि उसने गौड़ अधिपति मदन पाल को पराजित किया था, यानी गौड़ नरेश जो मदन पाल थे उनको पराजित भी किया था। फिर वह पूर्व की ओर बढ़ा और पालों को हरा करके पूर्वी बंगाल में विक्रमपुर को अपनी राजधानी बनाता है, यानी कि पाल वंश के शासकों को भी इसने पराजित किया विजय सेन ने। और देवपारा का पाषाण जो अभिलेख है
उसमें उसकी इस विजय का साक्षी मतलब कि साक्षी है किसने पालों को हराया था। यानी पालों को हराया था, इस बात का जो वर्णन है वो देवपारा का जो पाषाण लेख है उसमें मिलता है। बैरकपुर अभिलेख से यह मत इसका दृढ़ होता है कि बैरकपुर अभिलेख में भी इस बात का पता चलता है कि पालों को इसने पराजित किया था और पूरब में अपना राज्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, क्योंकि पूरब में आप देखते बिहार बंगाल में पालों का दबदबा हुआ करता था, उन दबदबा को कायम था, उस दबदबा को खत्म करने का काम इसने किया था। अगला प्रश्न, बल्लाल सेन गद्दी पर कब बैठा था। देखिए विजय सेन जबकि सेन वंश का शासक है, इसकी जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद में 1158 ईस्वी में बल्लाल देव सेन वंश की राजगद्दी पर बैठता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से, लक्ष्मण सेन कौन था। लक्ष्मण सेन जो था ये बल्लाल सेन जो था इसके बाद में बल्लाल सेन के बाद में गद्दी पर बैठता बल्लाल सेन का लड़का था। कौन, लक्ष्मण सेन। बल्लाल सेन की मृत्यु के उपरांत 1179 ईस्वी में वह सिंहासन पर बैठता है। लक्ष्मण सेन बेसिकली ये शैव धर्म का अनुयायी था, भगवान शंकर को मानने वाला व्यक्ति था। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका महोदय, ललितादित्य मुक्तापीठ की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए, अथवा कश्मीर नरेश ललितादित्य मुक्तापीठ की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। 2023 में प्रश्न पूछा गया है, दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है। ये प्रश्न परीक्षा में खूब बार पूछा गया है, कई बार आया हुआ है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो वीडियो को समझते हुए आप इस चीज़ों को जानने का प्रयास करें कि हाँ जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन चीज़ों को बहुत ही बारीकी के साथ समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर्स ऐसे आपके लिए आते रहते हैं। प्रश्न आ चुका है, ललितादित्य मुक्तापीठ की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है आपको। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न। ललितादित्य की मृत्यु 760 ईस्वी में हुई थी। 36 वर्ष के सुदीर्घ शासनकाल में उसने कश्मीर राज्य के इतिहास में गौरवपूर्ण अध्याय की सृष्टि करी। यानी मात्र बहुत कम समय में उसने एक प्रकार से बहुत बड़ा काम किया। ललितादित्य मुक्तापीठ कश्मीर का तो प्रसिद्ध शासक था ही साथ उसने अपने समकालीन शासकों में सर्वोपरि स्थान भी प्राप्त किया। यानी उसके समकालीन जो शासक थे, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर शासन कर रहे थे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण शासक ही माना जाता है। उसने तत्कालीन शक्तिशाली नरेश यशोवर्मन का मानमर्दन करके अपने प्रभाव क्षेत्र का अतिशय विस्तार किया। यानी कन्नौज के शासक थे यशोवर्मन, उनको एकदम से मतलब कि हराया। यशोवर्मन अपने आप में बड़ा प्रतापी शासक था। ठीक है, कन्नौज का उसको उसको हराया। उसके राज्य की सीमाओं की तुलना में उसका प्रभाव क्षेत्र निश्चय ही अति विस्तृत था। किसका, ललितादित्य मुक्तापीठ का एक प्रकार जो क्षेत्र था उसमें बड़ा काम किया उसने, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से क्षेत्र कब्जा किया। ललितादित्य मुक्तापीठ एकमात्र विजेता नहीं वरन एक कुशल शासक भी था। यानी एक विजेता तो था ही, लड़ता था, युद्ध जीतता था, और एक कुशल शासक भी था। राजा के जितने भी गुण हैं इसमें विद्यमान थे। उसने अपने राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करके अपने नगरों, भव्य भवनों, विहारों, मठों और मंदिरों का निर्माण भी करवाया। देव प्रतिमाओं की स्थापना और निर्माण तमाम प्रकार के करवाए। ललितादित्य मुक्तापीठ एक प्रकार से धर्म में भी विश्वास रखता था। अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट भी एक प्रकार से उसने खूब किया। ठीक है, दिग्विजय तो खूब करी। भारतीय दिग्विजय अगर उसकी बात की तो कई सारे राजाओं को पराजित किया, जैसे कि कन्नौज पर उसने विजय प्राप्त करी, पहली विजय। ललितादित्य मुक्तापीठ की दिग्विजय यात्रा का जो शुभारंभ होता है वो कन्नौज अभियान से शुरू होता है। उसका समकालीन शासक था कन्नौज नरेश यशोवर्मन, बड़ा प्रतापी शासक हुआ करता था यशोवर्मन, नाम चलता था यशोवर्मन का। ठीक है, उसको जाकर के पराजित किया, जिसने मगध, गौड़ और बंगाल पर विजय प्राप्त करी थी। यशोवर्मन जो था वो भी ऐसे इसी के तरीके से बड़ा फेमस शासक था। ठीक है, यशोवर्मन किसके तरीके से, ललितादित्य मुक्तापीठ की भांति। ललितादित्य मुक्तापीठ की मतलब कि उसने ललितादित्य मुक्तापीठ से तो हार प्राप्त करी, लेकिन उसने एक प्रकार से मगध राजा को पराजित किया, गौड़ नरेश को पराजित किया, और बंगाल पर विजय भी प्राप्त करी थी। किसने, यशोवर्मन ने। ठीक है, उत्तरी भारत में सम्राट पद अर्जित किया था और पश्चिमोत्तर में उसका साम्राज्य प्रायः कश्मीर की सीमा तक पहुंच गया था। कल्हड़ के अनुसार इस युद्ध में कन्नौज नरेश की पराजय होती है। ठीक है, लेकिन कन्नौज एक प्रकार से बड़ा फेमस शासक था, वो कश्मीर तक पहुंचने वाला था। इस बात का भय बना होता था ललितादित्य मुक्तापीठ को, इसी वजह से ललितादित्य मुक्तापीठ ने इसको पराजित किया। कंबोज, भारतीय दिग्विजय के पश्चात युद्ध प्रेमी महत्वाकांक्षी सम्राट ललितादित्य ने उत्तरापथ की ओर ध्यान दिया। इस दिशा में ललितादित्य मुक्तापीठ का प्रथम संघर्ष था कंबोजों के साथ हुआ। कंबोजों को भी हराया। संघर्ष में कश्मीर नरेश विजयी रहा। इसके बाद में फिर तुरवार पर आक्रमण किया। कंबोजों की पराजय के बाद में विजेता सम्राट की कोप दृष्टि जो है वो तुरवारों पर पड़ी। कोप दृष्टि मतलब कि एक प्रकार से जहाँ जहाँ
जो निकलता था अपना जुलूस, वो हारता चला था, मतलब हराता चला था सबको। तो तुरवारों पर पड़ी। उसके आगमन की सूचना पाते ही अपने घोड़ों को छोड़ करके पहाड़ों की ओर भाग गए तुरवार लोग। ठीक है, आमू नदी यानी बक्षु नदी जिसको कहते थे कि ऊपरी घाटी का प्रदेश, जिसने बलरव और जो है बदस्खां शामिल है, तुरवार देश कहलाता था, उसको पराजित किया और इस तरह के तुरवार पर भी आक्रमण कर लिया, उत्तरापथ पूरा अपने कब्जे में कर लिया। फिर इसके बाद में अगला जो आपका विजय है उसका, वो है मुम्मुनी। मुम्मुनी की बात की तो राज तरंगड़ी के अनुसार ललितादित्य ने मुम्मुनी को युद्ध में 3 बार पराजित किया था। वस्तुतः कल्हड़ अनेक बार मुम्मुनी का उल्लेख ऐसी जाति के लिए करता था जो भारतीय सभ्यता के बाहर की थी। यानी कि एक प्रकार से मुम्मुनी एक जाति हुआ करती थी जो भारतीय सभ्यता की जाति नहीं थी, लेकिन पावरफुल जातियाँ थीं जो बार बार एक प्रकार से कश्मीर के राजा ललितादित्य पर आक्रमण किया करती थी। कश्मीर की उत्तरी पूर्वी सीमा पर ये जातियाँ बसी हुई थी। भौट, फिर उसके बाद भौट पर आक्रमण किया। भौट 8वीं शताब्दी में तिब्बत और एक शक्तिशाली राज्य बन चुका था, जिससे कश्मीर और चीन दोनों को समान रूप से भय उत्पन्न हो गया। तिब्बतियों ने मध्य एशिया की ओर अपना प्रभाव प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने यूनान, कांसो और सिकियांग आदि चीनी प्रांतों पर तो अधिकार कर लिया ही था। साथ ही उन्होंने 755 ईस्वी में चीनी राजधानी को भी लूट लिया था। राज तरंगड़ी जो कल्हड़ की है उसके अनुसार ललितादित्य ने भौटों पर विजय प्राप्त की थी। भौट एक प्रकार से जो दबदबा चीन में कायम कर चुके थे, वो भारत की ओर आने वाले थे, लेकिन इसने एक प्रकार से ललितादित्य मुक्तापीठ ने उनको भी दौड़ा के मारा। ठीक है, भौटों से तात्पर्य होता तिब्बतियों से, यानी तिब्बत के लोग जो थे उनको एक प्रकार से पराजित किया किसने? ललितादित्य मुक्तापीठ ने। इसके अलावा इन्होंने दारद पर आक्रमण किया। दारद यानी सीमावर्ती अन्य अनेक उपद्रवी जातियाँ जो थीं, उनकी भांति दारदों को भी ललितादित्य मुक्तापीठ ने पराजित किया। वहाँ दारदों से तात्पर्य होता दारद जाति से। ठीक है, जो कश्मीर के ठीक उत्तर में मतलब कि चित्राल, गिलगिट, इन सभी इलाकों में रहा करती थी। सिंधु क्षेत्र होते हुए किशनगंगा घाटी तक फैली हुई थी। एक प्रकार से इनकी जातियों का विस्तार, इन सभी जातियों को पराजित किया। चूँकि लगातार ये सब जातियाँ जो है कुछ रुक रुक करके पराजित किया करती थी, तो उन सभी को भी पराजित करने का काम ललितादित्य मुक्तापीठ ने किया। ठीक है, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बड़ा फेमस प्रश्न है, बहुत ही ऐसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। प्रश्न अगला है भैया, कश्मीर के लुहार राजवंश पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, कश्मीर के लुहार राजवंश का संस्थापक जो था वो राजा संग्राम राज हुआ करते थे। संग्राम राज 1003 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं और 1028 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे रहते हैं। मतलब बैठे रहते हैं मतलब कि वो शासन करते हैं। उसने अपने मंत्री तुंग को भटिंडा से मतलब भटिंडा के शाही शासक त्रिलोचन पाल की तरफ से महमूद गजनवी से लड़ने के लिए भेजा था। ठीक है, तुंग को, उनके मंत्री थे तुंग, उनको भटिंडा के मतलब कि शाही शासक त्रिलोचन पाल की तरफ से महमूद गजनवी से लड़ने के लिए भेजा था। संग्राम राज के बाद अनंत कुछ शक्तिशाली राजा हुआ। संग्राम राज के बाद में अनंत राज जो था वो शासक बनता है। उसने सामंतों के विद्रोह को दबाया और जो और शासक थे, मतलब दर्दों और मुसलमानों के आक्रमणों को सफलतापूर्वक प्रतिरोध भी किया। इसकी रानी सूर्यमती ने प्रशासन सुधारने में उसकी मदद भी करी। अनंत का उत्तराधिकारी जो था वह कलश हुआ। ठीक है, ये सब कश्मीर के लुहार वंश के राजा हैं। पहले कौन आए? पहले कौन शासक आए भैया? संग्राम राज। संग्राम राज के बाद में कौन आता है? अनंत राज। अनंत के बाद में एक प्रकार से कौन आता है? कलश। ठीक है, उसने मतलब कलश ने क्या किया? जीवन के अंतिम दिनों में योग्यतापूर्वक शासन संचालन किया। लोहार वंश में जो कलश राजा थे, उनके शासनकाल के बाद में उनका पुत्र था हर्ष। हर्ष राजा बना। वह विद्वान था, कवि था और कई भाषाओं का और कई विद्याओं का ज्ञाता भी हुआ करता था। ये हर्षवर्धन अलग हैं, वो पुष्यभूति वंश के थे वर्धन, हर्षवर्धन। ये हर्ष कश्मीर के लोहार वंश का है। ठीक है, तो विद्याओं का ज्ञाता था। कल्हड़ उसका आश्रित कवि हुआ करता था। कौन? हर्ष का। हर्ष की मृत्यु के बाद जयसिंह इस वंश का शासन संभालता है और अंतिम शासक भी जयसिंह था कश्मीर के लोहार वंश का, जिसने 1028 ईस्वी से लेकर के 1015 ईस्वी तक शासन किया और इसके बाद 2 शताब्दियों तक हिंदू शासन चलता रहा। तदंतर 1339 ईस्वी में कश्मीर में मुस्लिम शासन की स्थापना हो जाती है और इस तरीके से यहाँ तक एक प्रकार से फिर कश्मीर का लोहार वंश जो है वो समाप्त हो जाता है। वैसे बेसिकली 1155 ईस्वी के बाद से ही समाप्त हो जाता है लगभग में।
आगे देखते कारकोट वंश क्या है, इस पर टिप्पणी कीजिए। कारकोट वंश मैंने आपको बताया भी था, लेकिन ये दीर्घ उत्तरीय में ऐसे प्रश्न आएंगे। देखिए, कारकोट वंश पर टिप्पणी कीजिए। 7वीं शताब्दी में दुर्लभवर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट राजवंश की स्थापना की। वह गोनंद वंश के अंतिम राजा बालादित्य का एक पदाधिकारी हुआ करता था। ठीक है, कौन? तो गोनंद वंश के अंतिम राजा थे बालादित्य। बालादित्य का एक पदाधिकारी था कौन? दुर्लभवर्धन, जिसने स्थापना किया था कारकोट वंश का कश्मीर में। इस वंश ने कारकोट वंश से पूर्व कश्मीर में शासन किया था। कौन वंश? गोनंद वंश ने। वह एक शक्तिशाली राजा था। ह्वेनसांग हमें बताता है कि उसके शासनकाल में तक्षशिला, सिंहपुर, उड़ीसा, पुंछ और राजपूताना कश्मीर राज्य में मतलब कश्मीर राज्य के अंग हुआ करते थे। उसने लगभग 36 वर्षों तक राज्य किया था। किसने? दुर्लभवर्धन ने। ठीक है, दुर्लभवर्धन का पुत्र हुआ और उत्तराधिकारी के रूप में आया दुर्लभक। 632 ईस्वी से लेकर के 682 ईस्वी तक राज्य किया दुर्लभक ने, जिसने प्रतापादित्य की उपाधि ग्रहण करके गद्दी पर बैठा था। दुर्लभक जो कि पुत्र था किसका? दुर्लभवर्धन का। तो ये सब कौन सा वंश है? कारकोट वंश। उसने प्रतापपुर नामक नगर की स्थापना भी करी दुर्लभक ने। उसके 3 पुत्र थे दुर्लभक के, चंद्रापीड़, तारापीड़ और मुक्तापीड़। ठीक है, जिन्हें क्रमशः वज्रादित्य, उदयादित्य और ललितादित्य कहा जाता है। यानी कि चंद्रापीड़ का नाम क्या था? वज्रादित्य। ठीक है, तारापीड़ का नाम था उदयादित्य और मुक्तापीड़ का क्या नाम था? ललितादित्य। तो इसीलिए ललितादित्य मुक्तापीड़ आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो कारकोट वंश का ही शासक थे ललितादित्य मुक्तापीड़ भी। समझ रहे हैं चीज़ों को? ललितादित्य भी कहा जाता था। दुर्लभक ने 50 वर्षों तक राज्य किया और उसके बाद चंद्रापीड़ जो है वो राजा बना, उसका बड़ा पुत्र चंद्रापीड़। ठीक है, चंद्रापीड़ जो था वो वज्रादित्य था। ठीक है, जो एक पवित्र और नेक शासक हुआ करता था। 9 साल इसने शासन किया चंद्रापीड़, मतलब कि इसने वज्रादित्य ने, यानी कि चंद्रापीड़ ने। ठीक है, चंद्रापीड़ या वज्रादित्य, चंद्रापीड़ वज्रादित्य ने कितना शासन किया? 9 वर्षों के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात उसका जो छोटा भाई है तारापीड़, वो गद्दी पर बैठता है चंद्रापीड़ के बाद में। चंद्रापीड़ 9 साल शासन करते हैं। फिर उसके बाद में उसका पुत्र, उसका भाई जो है छोटा, जो है चंद्रापीड़, मतलब चंद्रापीड़ का छोटा भाई है तारापीड़, वो गद्दी पर बैठता है। ठीक है, राजा बनता है, जिसे कल्हड़ ने क्रूर और निर्दयी राजा बताया। ठीक है, किसको कल्हड़ ने निर्दयी और क्रूर बताया था? तो बताया था किसको भैया? इसको, तारापीड़ को, यानी कि उदयादित्य को। और इसी उदयादित्य के बाद में जो है, या उदयादित्य 4 वर्षों के बाद में शासन करता है, 4 साल तक ये तारापीड़। उसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर गद्दी पर कौन बैठता है? ललितादित्य मुक्तापीड़, बड़ा फेमस शासक। ठीक है, तो 4 वर्षों के अल्पकालीन शासन के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है और इसके पश्चात मुक्तापीड़ शासक, मतलब कि ललितादित्य मुक्तापीड़ शासक बनता है, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये था कारकोट वंश, जो कि कश्मीर का शासक, मतलब कि एक वंश था, जो कि एक प्रकार से दुर्लभवर्धन ने इसकी स्थापना करी थी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में उसका साम्राज्य भी पूरी तरह से समाप्त हो गया था। 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य भी धीरे धीरे बिखरता चला गया, फिर समाप्त हो गया। हर्ष के बाद उसका राज्य उसके भाइयों में बट गया। हर्षवर्धन के बाद यशोवर्मन सत्ता में आया और उसने उत्तराधिकारियों द्वारा दयनीय आर्थिक स्थिति और उचित प्रशासन की कमी के कारण से पूरा साम्राज्य कई छोटे छोटे राज्यों में इसका बढ़ता चला गया। इसलिए इस काल को उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता का काल भी कहा जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में शक्ति शून्य हो जाती है। आगामी अवधि को 3 मुकुटधारा साम्राज्यों के युग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 3 साम्राज्य प्रमुखता से उभरे हैं। इसके बाद में कुल मिलाकर के आप देखते हैं, हर्षवर्धन के बाद में जो दशा थी एकदम से बिगड़ती चली गई और सारी चीज़ें एकदम से विपरीत होती चली गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही फेमस क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक भी करते रहिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी करते रहिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, भोज परमार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। भोज परमार, देखिए भोज परमार सिंधु राज का पुत्र था। किसका पुत्र था भैया? सिंधु राज का पुत्र कौन था? भोज परमार। यानी भोज परमार के पिताजी का नाम था सिंधु राज। अपने पिता की मृत्यु के बाद में वह 1000 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। और गद्दी कौन सी? परमार राजवंश की। परमार, ठीक है, परमार राजवंश के सिंहासन पर कौन बैठा? भोज परमार। ठीक है, भोज परमार के द्वारा युद्ध कितने लड़े गए थे? कल्याणी के चालुक्यों से भी युद्ध किया था भोज परमार ने, चंदेलों से भी युद्ध किया था, त्रिपुरा के नरेश थे गांगे देव, उनसे भी युद्ध किया था,
और लाटों से भी युद्ध इसने किया था, यानी कई राज्यों से युद्ध किया। अगला प्रश्न है परमार शासक भोज प्रथम का वर्णन कीजिए। परमार शासक भोज एक लोकप्रिय शासक होने के साथ साथ एक परम विद्या अनुरागी यानी विद्या के से प्रेम करने वाले व्यक्ति और साहित्यिक रचयिता भी थे, खुद कवि भी थे, विद्वान भी थे। ठीक है, उसने अनेक साहित्यिक और वैज्ञानिक ग्रंथों की रचना भी करी थी। किसने? परमार शासक भोज प्रथम ने। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। संस्कृत के लेखक थे, कवि भी थे। वाक्पति प्रथम कौन था? वाक्पति सीयक प्रथम का पुत्र था। किसका प्रथम था? वाक्पति सीयक प्रथम का पुत्र था। सीयक की मृत्यु के बाद में वह राजा बनता है और वह 894 ईस्वी से लेकर के 920 ईस्वी तक शासन की बागडोर संभालता है। कौन? वाक्पति जो था वो। ठीक है, अगला प्रश्न, वाक्पति मुंजराज का संक्षिप्त परिचय दीजिए। वाक्पति को मुंजराज भी कहते हैं, मतलब इनका पूरा नाम है वाक्पति मुंजराज या वाक्पति मुंज। सीयक द्वितीय के पश्चात मुंज परमार वंश का राजा बनता है और वह 973 ईस्वी से लेकर के 996 ईस्वी तक राज्य करता है। देखिए, ये मुंज मतलब सीयक प्रथम का जो पुत्र है वाक्पति, ये दूसरा पुत्र मतलब कि दूसरा वाक्पति है। वाक्पति मुंजराज ये अलग है, मतलब मुंज वाक्पति मुंज जिनका पूरा नाम है, ये फेमस शासक हुआ है। सीयक द्वितीय का पुत्र था ये। ठीक है, सीयक प्रथम का पुत्र था वाक्पति, सीयक द्वितीय का पुत्र था मुंजराज। ठीक है, या वाक्पति मुंज। ठीक है, ये परमार वंश का राजा था, 973 से 996 ईस्वी तक राज्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बंगाल का पाल राजवंश के बारे में कुछ बताएं। देखिए, बंगाल के पाल वंश की स्थापना गोपाल नाम के एक राजा थे, उन्होंने करी थी। गोपाल ने बंगाल को अपने नियंत्रण में एकीकृत किया और यहाँ तक कि मगध माने बिहार वाला जो एरिया है उसको भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। किसने? गोपाल ने। बिहार के ओदंतपुरी में मठ की स्थापना गोपाल ने ही करी थी। धर्म परिवर्तन के बाद उन्हें बंगाल का पहला बौद्ध सम्राट भी माना गया। किसको? इसका क्या नाम है? गोपाल को। भोजचरित, कलवन अभिलेख, उदयपुर प्रशस्ति, विक्रमांक देव चरित, ये सब भोज परमार के इतिहास के मुख्य स्रोत हैं। भोज परमार के बारे में सारी जानकारी जो मिलती है, मतलब ये सब एक प्रकार से किससे मिलती है? ये सब एक प्रकार से बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल वंश की राजा मतलब गोपाल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इन सभी रचनाओं से। पाल वंश में और भी शासक हुए प्रतापी जैसे कि धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जितने भी बच्चे हमारे से जुड़े हुए सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। सभी लोगों को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चले, धर्मपाल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पाल वंश का दूसरा राजा था धर्मपाल, वह गोपाल का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। धर्मपाल ने 810 ईस्वी तक शासन किया था। कितने ईस्वी तक भैया? धर्मपाल 810 ईस्वी तक शासन करता है। पाल वंश का दूसरा राजा था, गोपाल का लड़का था, गोपाल का पुत्र भी था। कौन? धर्मपाल। देवपाल कौन था? धर्मपाल के बाद में देवपाल आता गद्दी पर, चूँकि धर्मपाल का पुत्र था देवपाल। ठीक है, उसके बाद में देवपाल गद्दी पर बैठता है। बंगाल के पाल वंश की गद्दी पर आसीन हुआ। अपने वंश का सबसे शक्तिशाली शासन जो था वो धर्मपाल का ही था, देवपाल का ही था। देवपाल अपने वंश का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। उसने 40 सालों तक शासन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रामपाल के विषय में आप क्या जानते हैं? देखें, रामपाल 1075 ईस्वी से लेकर के 1120 ईस्वी तक राजा बनता है। यह महिपाल द्वितीय का भाई था। उसने पाल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का प्रयास भी किया था। तो रामपाल ये व्यक्ति था। ठीक है, इस तरीके से इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगर इस वीडियो का या और ऐसे तमाम प्रकार की वीडियो जो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं उन सभी की PDF आपको प्राप्त करें ताकि कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाएँ। ठीक है, परीक्षा आपके जो है सर पर मंडरा रही तो उन सभी की तैयारी के लिए आप SMS करें 91 61 93 60 62 पर और हमसे जुड़िए। मात्र 100 रुपीज़ में आपके लिए व्यवस्था कर दी गई सभी सब्जेक्ट की PDF की। नाम, यूनिवर्सिटी नाम और सब्जेक्ट नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा। आपके लिए सारी लेक्चर्स और PDF सब मिल जाएंगे क्रैश कोर्स टाइप के। ठीक है, आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा। जैसे SMS करेंगे उसके बाद में आपको उसी पर 100 रुपये सेंड कर देने हैं। अगर आप नहीं चलाते तो आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी आपकी करवा दी जाएगी। आपकी परीक्षा लिखित हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सभी के लिए एक प्रकार से मैं तैयारी करवाता हूँ। सभी का एक प्रकार से जो क्रैश कोर्स होगा, कम समय में बेहतर तैयारी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला सब कुछ आपको भेज दी जाएगी। तो आपका इसमें सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। सभी सब्जेक्ट की क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर। ठीक है, और इसके अलावा मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लास
और ऐसे ही एक प्रकार से महामाराथन क्लास सब कुछ आपको मिलती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। तो आप सभी लोग SMS कर दीजिएगा इस नंबर पर 91 से 93 पर। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षाओं की तैयारी मैं लगातार करवा रहा था। इकोनॉमिक्स BA थर्ड सेमेस्टर की मैंने तैयार करवाई थी 500 MCQ, जिसमें बताया है आर्थिक विचारों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस का भी ऐसे मैंने बता दिया था। ऐसे ही सभी जियोग्राफी का, सभी सब्जेक्ट का मैंने लगभग MCQs लगभग करवा चुका हूं, तो आप देख लीजिएगा सब जा करके। यूट्यूब पर सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है। और अगर आप कोर्स लेंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट का PDF भी मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव का भी, लिखित का भी, सबका, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।